नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का पटवारी की इस मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की क्लास में। आज इसमें हम सामान्य ज्ञान की क्लास में मध्य प्रदेश को लेकर आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जिनको भी पटवारी का पेपर देना है, पेपर देने से पहले इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कर लें। और हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये उत्कर्ष वालों की है, उत्कर्ष एकेडमी की ये जो सीरीज़ है उसका उपयोग अपन कर रहे हैं। और हाँ, यदि उनको कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर वो मैसेज कर देंगे तो इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। वैसे आप लोगों के लिए बता दें दोस्तों, ये बुक जो है आप लोग परचेस कर लें। बहुत ही बढ़िया बुक है और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश पटवारी के लिए तो ये एक नंबर बुक है, इसको आप लोग ज़रूर ले लें। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट नहीं करेंगे अपन और इसको सीधा सीधा करते हुए चलेंगे। एक प्रश्न से आपके तीन तीन प्रश्न अपने आप निकलेंगे, साथ साथ में उनके आंसर भी निकलेंगे। चलिए चालू करते हैं। मध्य प्रदेश का आकार अर्थात नक्शा किसके समान है? घोड़े के समान है, सुराही के समान है, चमगादड़ के समान है या बैठे हुए ऊंट के समान है? बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो बैठे हुए ऊंट के समान है। ये प्रश्न एक बार और भी आ चुका है ना। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश का आकार बैठे हुए ऊंट के समान है, जबकि मध्य प्रदेश से पृथक हुए छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वह समुद्री घोड़े के समान प्रतीत होती है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, बताइए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। कहीं कहीं ये 48 भी आता है, लेकिन 52 पे आपको टिक करना है। दोनों नहीं आते, ना 48 ना 52, ऐसे दोनों नहीं आएंगे, लेकिन 48 आ जाए तो उसी के पास का है तो आप लगा दें। इसीलिए मैंने इकाई दहाई से पढ़ के आपको बता दिया। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, ये हमेशा इतना ही रहता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है, देश का दूसरा बड़ा राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत आती हैं? तो असीरगढ़ की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, अखरानी पहाड़ियां या राजपीपला की पहाड़ियां। तो क्या आंसर है दोस्तों? महादेव की पहाड़ियां। अब देखते हैं। महादेव की पहाड़ियां पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत स्थित हैं। कहां पर है? पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत। पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत राजपीपला श्रेणी, अखरानी श्रेणी, बड़वानी पहाड़ियां, कालीभीत, असीरगढ़ की पहाड़ियां आदि स्थित हैं। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। इसे प्राकृतिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल। यह आप लोगों ने नक्शे में पढ़ रखा होगा। पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल। अब देखते हैं। मध्य प्रदेश में संग्राम सागर झील किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? इंदौर, जबलपुर, सागर या शिवपुरी? तो कहाँ है संग्राम सागर झील? बी। कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं इसकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को 52 ताल का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है दोस्तों? 52 ताल का। ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा। ठीक है। जबलपुर की जो प्रमुख झीलें हैं वो है हनुमान ताल, गलो ताल, देवताल, सपा ताल, माढ़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील। ये सभी जबलपुर में स्थित हैं। इनमें से कुछ एक नाम दे सकता है। देवताल कहाँ है, सपाताल कहाँ है? तो ये ताल ताल वाले जितने हैं, यदि मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको नहीं पता, तब आप जबलपुर लगा देना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। और यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिरपुर तालाब झील भी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ये जो सिरपुर है, ऊपर जो इंदौर दिया हुआ है तो उन्होंने बता दिया कि सिरपुर तालाब जो है वह झील जो है वह इंदौर में स्थित है। और शिवपुरी में सांख्य सागर और माधव सागर झील स्थित है। माधव सागर झील को आप लोग याद रखिएगा, माधव राव सिंधिया से, और सिंधिया लोग जो हैं वो शिवपुरी से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। इसी शिवपुरी में आप लोगों को मालूम होना चाहिए फांसी भी दे दी गई द्वारा। चलिए। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल या सिवना? तो इसका आंसर दोस्तों सिवना है। लोग गलतीवश चंबल लगा देते हैं, लेकिन सिवना ही चंबल की सहायक नदी है। चलिए अब अपन देखते हैं। देखिए यहाँ से व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर सिवना नदी के किनारे स्थित है। सिवना चंबल की सहायक नदी है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी सिवना नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, नेमावार, ओंकारेश्वर, महेश्वर शहर स्थित हैं। क्या क्या है? डिंडोरी हो गया, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, नेमावार, ओंकारेश्वर, महेश्वर स्थित हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन,
पार्वती नदी के तट पर आष्टा व राजगढ़ है। क्लियर। मध्य प्रदेश में लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? कौन सी? लाखा बंजारा झील। भोपाल, इंदौर, सागर या धार? तो क्या इसका आंसर है दोस्तों? इसका जो आंसर है वो है अपना सागर। क्लियर। अब सागर के बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। लाखा बंजारा। क्लियर। इसे सागर झील भी कहते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखिए यही सागर झील भी है, क्योंकि सागर एक जिला है। लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब, ये भोपाल में स्थित है। कौन कौन सी? लोअर झील, लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब भोपाल में स्थित है। क्लियर। चलिए चलिए मुंज सागर झील धार में स्थित है। धार में कौन सी है? मुंज सागर झील। और इंदौर जिले में सिरपुर तालाब, यशवंत सागर झील स्थित है। झीलों से आपका प्रश्न अब बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य का संबंध मध्य प्रदेश से है? गम्मत, माच, कलगी तुर्रा, उपर्युक्त सभी? किस लोकनाट्य का संबंध मध्य प्रदेश से है? गम्मत, माच, कलगी तुर्रा, उपर्युक्त सभी? तो क्या है दोस्तों? उपर्युक्त सभी। क्लियर। मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य क्या है? तो माच है। एक प्रश्न यहां से आपका क्लियर हुआ। क्या प्रश्न क्लियर हो गया आपका? कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य माच है, जिसका संबंध मालवा से है। क्लियर। निमाड़ क्षेत्र में गम्मत लोकनाट्य प्रचलित है। निमाड़ क्षेत्र में कौन सा है? गम्मत। ख्वाब स्वांग कोरकू जनजाति में प्रचलित लोकनाट्य है। खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग। और कलेगी तुर्रा लोकनाट्य का प्रचलन मालवा और निमाड़ दोनों में ही है। कहाँ कहाँ? मालवा और निमाड़ दोनों में ही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया गया, यह संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया गया, यह संबंधित है वर्षा काल में पौधारोपण से, जल संरक्षण से, वर्षा काल में वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध से, या वर्षा काल में बाढ़ जैसी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाने से। तो वर्षा काल में वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंधन से। क्लियर। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्षा काल में शाकाहारी वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अब क्यों बढ़ जाती हैं अभी समझना। इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व और 10 राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। होता क्या है वर्षा काल में दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर कहीं हरियाली आ जाती है। जानवर हरियाली के चक्कर में बाहर आते हैं, और उनके बाहर आने के चक्कर में मांसाहारी जानवर भी आ जाते हैं। और शिकारी इस समय जो है ताक में बैठे रहते हैं कि भाई ये कब शिकार सामने आए और हम शिकार करके यहाँ से ले जाएं, है ना। इसी कारण वर्षा काल में जो है शिकार बढ़ जाते हैं, और ये जो घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसी को देखते हुए सुरक्षा के जो प्रतिबंध हैं वह किए गए हैं। क्लियर। और वो किससे संबंधित हैं? ऑपरेशन मानसून से। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पार्कों में ऑपरेशन मानसून शुरू किया गया है, जिसमें नदी नालों से घिरे पार्क के सुदूर इलाकों में अस्थायी शिविर बनाकर निगरानी की जा रही है। हैदराबाद के हुसैन सागर में संपन्न हुआ 13वां मानसून रेगाटा 2022 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने पदक जीता था? हैदराबाद के हुसैन सागर में संपन्न हुआ 13 मानसून रेगटा या 13 मानसून रेगटा में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? शशांक बाथम, एकलव्य बाथम, दिव्यांशी मिश्रा, उपर्युक्त सभी? तो अब यहां से आपका एक प्रश्न और निकल कर आ गया। प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं? क्लियर। तो शशांक बाथम याद रखें, एकलव्य बाथम याद रखें, तो बाथम बाथम से आप याद रख सकते हैं।
और दिव्यांशी मिश्रा। तो ये उपर्युक्त सभी। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। 13वें मानसून रेगटा 2022 में मध्य प्रदेश के सैलिंग खिलाड़ियों ने पदक जीता। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में 12 से 17 जुलाई 2020 तक यह आयोजित हुआ था। हैदराबाद की हुसैन सागर झील। एक चीज और क्लियर हो गई, हुसैन सागर झील हैदराबाद में, हालांकि लुसेंट में आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सैलिंग अकादमी के शशांक बाथम ने जीत लिया है स्वर्ण पदक, एकलव्य बाथम जीते हैं रजत पदक, और अकादमी की दिव्यांशी मिश्रा ने बालिकाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक और सगुन ने कांस्य पदक हासिल किया। एक नाम और याद रखिएगा, सगुन। अगर खेल से संबंधित करंट में भी यदि आपके सामने प्रश्न आ गया तो ये वाला प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार, सुनिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बता दीजिए। बैतूल, शाजापुर, उज्जैन, दमोह। तो जैसा कि उत्तर में है शाजापुर, शाजापुर में इनका जन्म हुआ है। अब थोड़ा देख लेते हैं। उपन्यासकार नरेश मेहता का जन्म 16 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ। इन्होंने साहित्यिक पत्रिका कृति और इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार नामक हिंदी दैनिक का संपादन भी किया है। साहित्यिक पत्रिका कृति, याद रखिएगा, कृति और इंदौर से प्रकाशित है चौथा संसार। इनकी आप ट्रिक बना लें, ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। कृति को नरेश मेहता के साथ में चौथा संसार दिखने लगा। कृति को नरेश मेहता के साथ में चौथा संसार दिखने लगा। इस तरीके की बना लें, तब तक के लिए बना लें जब तक के लिए पेपर है। नामक हिंदी दैनिक का संपादन भी किया गया। वर्ष 1992 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया है? 1992 में। अन्य साहित्यकार चंद्रकांत देवतले बैतूल से हैं, याद रखिएगा, आते हैं दोस्तों ये। चंद्रकांत देवताले बैतूल के। कवि प्रदीप हैं उज्जैन से, और प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी हैं कहाँ से? दमोह से। क्लियर। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि उत्पाद पर वर्ष 2021 में जीआई टैग किस फसल में मिला था? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि उत्पाद पर वर्ष 2021 में जीआई टैग किस फसल में मिला? चावल, मक्का, सोयाबीन या गेहूं? तो ये चावल में मिला है। लोग सोयाबीन में लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन चावल में मिला है। क्यों मिला है 2021 चावल में एक तरीके से जीआई टैग? क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत पहले, मतलब बहुत पहले नहीं, छत्तीसगढ़ एक तरीके से मध्य प्रदेश का ही वो था, भाग था, तब चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, तो एक सी एक किस्में भी हुआ करती थी। तो अब इसकी व्याख्या को थोड़ा देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि उत्पाद पर वर्ष 2021 में जीआई टैग चिन्नौर चावल बालाघाट को दिया गया। किसको दिया गया? चिन्नौर चावल बालाघाट को। चावल भी याद रखिएगा, चिन्नौर, चिन्नौर चावल की एक अच्छी किस्म हुआ करती है, एवरेज किस्म हुआ करती है, ये कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अब बता रहा है किस किस को हो चुका है। एक एक याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। चंदेरी की साड़ी, बिल्कुल आपको पता है कहाँ पर होती है चंदेरी, जो है ना चंदेरी। आप लोगों को बाबर और उसका मेदिनी राय का जो युद्ध है वो याद आ गया होगा। तो चंदेरी, चंदेरी का एक किला भी बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर। महेश्वर की साड़ियाँ, चंदेरी साड़ी, महेश्वर की साड़ी, ये दो तो वैसे भी अधिकतम व्यक्ति जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है उनको अच्छे से याद होंगी। बाग प्रिंट धार, ये भी याद रखें। चमड़े के खिलौने इंदौर, चमड़े के खिलौने इंदौर। बेल मेटल दतिया टीकमगढ़, बेल मेटल दतिया टीकमगढ़। रतलामी सेव नमकीन, याद रखिएगा, रतलामी सेव नमकीन। और कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसका रक्त भी काला ही होता है, ये खुद भी काला ही होता है, इसका मांस भी काला ही होता है। तो ये कहाँ का है? ये झाबुआ का है। चलिए आगे चलते हैं। और किस किस को मिला है? चिन्नौर चावल बालाघाट, जो अभी इसका आंसर दिया गया है, जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रत्येक 10 वर्षों के लिए दे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट, 10 वर्षों के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि एक प्रश्न से यहाँ पर 3 से 4 मिनिमम है और 10 क्वेश्चन अधिकतम है। इतने क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं, बस इत्मीनान से बैठे रहिए, देखते रहिए। जीआई टैग एक्ट 1999 में आया और वर्ष 2003 में यह लागू हो गया। आया 1999 में है, 2003 में लागू हो गया। भारत को वर्ष 2004 में पहला जीआई टैग, भारत को वर्ष 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को मिला था। क्लियर। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? भोपाल, दिल्ली, मुंबई, उपर्युक्त सभी स्थानों पर। मध्य प्रदेश उत्सव दोस्तों, अब आप सोचेंगे
कि यार मध्य प्रदेश उत्सव तो यार भोपाल, तो आदमी भोपाल लगा देता है। मैं एक बार ये प्रश्न गलत करके आया था, पर इसका जो आंसर है वह दिल्ली है, याद रखिएगा, है ना। अब तो खैर हालांकि लड़के लोग इसको समझ गए हैं, लेकिन उस समय पे जब ये पहली बार प्रश्न आया था तो मैं स्वयं इसको गलती करके आया हुआ हूँ। चलिए अब इसको देखिए, व्याख्या क्या है। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष 1982 से नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। ध्रुपद समारोह वर्ष 1921 से भोपाल में मनाया जा रहा है। ध्रुपद कहाँ मनाया जाएगा? भोपाल में मनाया जाएगा। जबकि राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। अब समझिए, शब्द यदि राष्ट्रीय लग जाए तो आपको ग्वालियर लगा देना है, खाली ध्रुपद लग जाए तो भोपाल लगा देना है, पूरे मध्य प्रदेश का उत्सव लग जाए तो दिल्ली लगा देना है। लोक रंग महोत्सव तो भोपाल में होगा। लोक रंग, अब देखिए ध्रुपद और लोक रंग दोनों ही भोपाल में हो गए। मालवा उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। मालवा उत्सव दरअसल उज्जैन, इंदौर व मांडू शहर में आयोजित किया जाता है। ये तीनों को देखिएगा, उज्जैन, इंदौर और मांडू। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन की नई इमारत का लोकार्पण किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में। दिल्ली में। अब आप देखना, इससे प्रश्न मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन की नई इमारत का लोकार्पण कहाँ किया है? तो यदि आपने ये पढ़ नहीं रखा है तो आप 101% लगा आएंगे क्या? या तो इंदौर या भोपाल। ज़्यादा सा दिमाग लगाएंगे तो जबलपुर लगा सकते हैं, लेकिन आंसर इसका क्या है? दिल्ली। क्लियर? यहां से अपने कितने प्रश्न निकले दोस्तों? 8 से 9 प्रश्न निकले। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है? भोपाल बीना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जबलपुर कटनी सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भोपाल इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जबलपुर कटनी सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वह सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। जबलपुर कटनी सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई 300 किलोमीटर है। याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर है। भोपाल बीना औद्योगिक कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 140 किलोमीटर है। कितनी है? 140 किलोमीटर। मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना औद्योगिक कॉरिडोर की लंबाई 225 किलोमीटर है। अब क्लियर हो गया कि जो कटनी वाला है, जबलपुर कटनी वाला 300 किलोमीटर, वही सबसे बड़ा है। भिंड जिले में देश का पहला निजी क्षेत्र का लघु हथियार कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? भिंड जिले को तो आप लोग जानते हैं, भिंड और मुरैना दोनों ही खतरनाक जिले हैं। दस्यू या एक तरीके से उनका इलाका एक समय पर ये हुआ करता था, भिंड और मुरैना। तो पूछ रहे हैं कि लघु हथियार कारखाना अटेर, लाहार, मेहगांव, मालनपुर। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? तो मालनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाए जा रहे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर में विश्व स्तरीय लघु हथियार उत्पादन कारखाना इजराइल और पुंज लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। मालनपुर में मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल खोला जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। पहला सैनिक स्कूल कहाँ है दोस्तों? रीवा में। दूसरा कहाँ खोला जा रहा है? तो मालनपुर में। मालनपुर की पूरी दिशा ही इसकी वजह से बदल जाएगी। क्लियर? क्योंकि जब भी किसी भी स्थान पर कोई विशेष चीज जो किसी के फायदे की हो, चाहे वो उद्योग हो, स्कूल हो या इंडस्ट्रीज हो, ये खुल जाते हैं तो अपने आप वहाँ की जो किस्मत है वह चमक जाती है। वैसे भी दोस्तों मालनपुर जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। चूंकि मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ तो इसके बारे में काफ़ी जानता हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखा गया था? किस वर्ष होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखा गया? 2003, 2008, 2013 या 2021? तो 2008 में होशंगाबाद जो संभाग है उसका नाम नर्मदापुरम हो गया था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित कर वर्ष 2008 में नर्मदापुरम रख दिया गया था। वर्ष 8 फरवरी 2022 में होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के 10वें संभाग शहडोल को, किसको? 10वें संभाग शहडोल को 14 जून 2008 में गठित किया गया। कब किया गया? 14 जून 2008 में। पद्म विभूषण से सम्मानित मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल कौन है? पद्म विभूषण से सम्मानित मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल कौन है? तो श्री हरि विनायक पाटस्कर, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, श्री केसी रेड्डी, श्री सत्यनारायण सिन्हा। तो श्री हरि विनायक पाटस्कर। थोड़ी देखते हैं इनके बारे में। ये जो हैं पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। पद्म विभूषण वर्ष 1963 से, कब से? 63 से सम्मानित मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल, शब्द लग गया, एकमात्र राज्यपाल।
एकमात्र की वजह से ही यह विशेष हो गया है प्रश्न, श्री हरि विनायक पाटस्कर को मिला। ये सर्वाधिक लंबे समय यानी 1957 से 65 तक रहने वाले राज्यपाल हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बनने का गौरव श्री केसी रेड्डी को प्राप्त है। किसको? केसी रेड्डी को। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन राज्यपाल श्री सिन्हा के समय पर लगा। ये बहुत ये आता है प्रश्न, आप समझिए कि मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तब पूरी शक्ति किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास। एक तरीके से राज्यपाल राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि हो जाया करता है ना। तब वो कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा के समय। क्लियर? सबसे कम समय तक रहने वाले डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हो गए। 2 बार राज्यपाल बनने का गौरव तो केसी रेड्डी को प्राप्त है। तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी का चाणक्य के उपनाम से किस पूर्व मुख्यमंत्री को जाना जाता है? ये आप लोग तुरंत बता देंगे। कुंजीलाल दुबे, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ला या द्वारिका प्रसाद मिश्र को? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य आप जानते हैं, वही कौटिल्य या विष्णुगुप्त। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य के उपनाम से पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को जाना जाता है। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। इन्हें मध्य प्रदेश का विधि पुरुष भी कहते हैं। कुंजीलाल दुबे कौन हो गए? विधानसभा अध्यक्ष और प्रथम मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1977 में मुख्यमंत्री श्यामचरण शुक्ल के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था। मुख्यमंत्री श्यामचरण शुक्ल के कार्यकाल के दौरान 1977 में। राज्यपाल कौन थे? अभी अपन ने पीछे देख लिया है। यह पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। ये भी याद रखिएगा, श्यामचरण शुक्ल जो हैं वो रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। याद रखिएगा। और दूसरी बात, जब बहुत सारे दस्यु लोगों ने या फिर जो डकैत वगैरह थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उस समय भी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही थे। क्लियर? तो अर्जुन सिंह पे 2 प्रश्न याद रखिएगा। एक तो भोपाल गैस कांड, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी है ये भोपाल गैस कांड। क्योंकि वो जो गैस थी या एक तरीके से वो जो कंपनी थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकल गई थी दोस्तों, उससे उर्वरक बनाती थी, फर्टिलाइजर्स जो खेतों में डाले जाते हैं, है ना। तो उसको हम एक तरीके से कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक घटना। ठीक है, काफी लोग उसमें समाप्त हो गए थे और उसका जो एक तरीके से असर है वो आज भी वहां के लोगों में देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? 1956, 47, 72, 2000। 1956 को। अब आप लोग समझिएगा, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। भोपाल को जिला कब बनाया गया, ये भी एक अलग बात है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा, डोंट वरी। चलिए देखिए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। भोपाल को 1 जून 1949 को भारत संघ में विलय कर, अब ये उसके पहले की तारीख है, ये 1956 तो उसने क्लियर एक बता दी एक चीज कि भैया राजधानी बनाया गया। दूसरे में वो कह रहे हैं 1 जून 1949 को भारत संघ में विलय कर पार्ट सी में सम्मिलित किया गया। पार्ट 3 थे में सम्मिलित किया गया। एक मिनट दोस्तों।
चलिए दोस्तों चालू करते हैं फिर से। भोपाल को 1 जून 1949 को भारत संघ में विलय कर पार्ट सी में सम्मिलित किया गया। इस समय भोपाल के नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खां। 1949 की बात है। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री। अब आप कहेंगे ये मुख्यमंत्री कैसे? तो समझिए 1956 में वो राजधानी बना है, भोपाल अपने आप में राज्य था, है ना। तो प्रथम मुख्यमंत्री 20 मार्च 1952 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया। इसकी एक अलग ही कहानी है दोस्तों, कभी समय मिलेगा या जब कभी पीएससी में आप लोग आएंगे तो इसको बताया जाएगा, है ना। 26 नवंबर 1972 को, वो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के वहां सन दिया था, आप लोग समझ जाया करिएगा कि वो कंफ्यूज कहां करेंगे आपको। 1972 को भोपाल जिला बन गया। क्लियर। 1972 को वो जिला बना है। वो पूछ क्या रहा था? राजधानी कब बना है? तो यहां से आपके 5 से 6 प्रश्न निकल गए। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी। क्या थी? सीहोर जिले की तहसील थी। क्लियर हो गया। चलिए, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत काशी, अवंती, चेदी या मगध? तो ये अवंती यानी उज्जैन के थे चंड प्रद्योत। ये बुद्ध काल से संबंधित हैं दोस्तों, मतलब बुद्ध के समय से संबंधित है। एक तरीके से देखा जाए बिंबसार का जो आसपास का समय है वही था, हर्यक वंश के आसपास का समय। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में चंड प्रद्योत अवंती प्राचीन गणराज्य के राजा थे। राजा प्रद्योत अपने समकालीन समस्त राजाओं में सबसे शक्तिशाली था, इसीलिए उसे चंड कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, देखिए मैंने बताया था, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंड प्रद्योत के मैत्रीपूर्ण संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ थे। चंड प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित थे। इसको पांडु रोग भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यही जॉइंडिस होता है। तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैनी भेजा था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो थे वो जीवक, उनको उज्जैनी भेज दिया था। क्लियर। उनकी सेवा के लिए, तो उन्होंने उनको सही भी कर दिया था। चेदी व अवंती 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब आप कहेंगे चेदी क्या है? तो गुरु जो बुंदेलखंड है ना, वही चेदी कहलाता है। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वही चेदी कहलाता है, बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। गौंड वंश की शासिका रानी दुर्गावती किस राजवंश की राजकुमारी थी? किस राजवंश की? गौंड वंश की शासिका, समझिएगा। चंदेल वंश, गौंड वंश, होलकर वंश, तोमर वंश। तो ये चंदेल वंश की थी, यानी ये जब आई थी विवाह से पहले तब वो चंदेल वंश की थी। क्लियर। देखिए, रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनके पिता थे कीरत सिंह। इनका विवाह 1542 में गौंड शासक, समझना ध्यान से, गौंड शासक दलपत शाह संग्राम शाह के पुत्र से हो गया। कब? 1542। तब ये किसके समय की हो गई? 1542 आ गया तो तुरंत आपको अकबर याद आ जाना चाहिए। गढ़ मंडला के गौंड वंश के संस्थापक यादव राय थे। इन्हें गोंडवाना राज्य का आदि पुरुष माना जाता है। होलकर वंश की प्रसिद्ध शासिका अहिल्याबाई होलकर थी। ये एक और उन्होंने जानकारी दे दी है, अच्छी बात है कि होलकर वंश की जो प्रसिद्ध शासिका थी वो अहिल्याबाई होलकर थी। रानी दुर्गावती से ही जो एक तरीके से अकबर का जो युद्ध होता है, या अकबर का युद्ध क्या होता है, अकबर के साथ में एक जो अधम खां आता है ना, आदम खां से इनका युद्ध होता है, इन्हीं सिकंद से, रानी दुर्गावती से, और वो अपना समर्पण कर देती हैं, यानी कि अपने आप को मातृभूमि के लिए समर्पित कर देती हैं। रानी दुर्गावती के साथ में एक और इनकी एक फ्रेंड थी, उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था झलकारी बाई। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में गहरी काली मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता? मध्य प्रदेश में किस जिले में गहरी काली मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता? चलिए, नरसिंहपुर में, हरदा में, नर्मदापुरम में या मंडला में? तो कहाँ नहीं पाया जाता दोस्तों गहरी काली मृदा का? तो मंडला में ये नहीं पाया जाता, क्योंकि नर्मदापुरम, हरदा, नरसिंहपुर ये एक ही उसमें है। देखिए कैसे, समझिए। मंडला जिले में गहरी काली मृदा नहीं पाई जाती, यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। क्लियर। चलिए अब अपन आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर काली मृदा पाई जाती है। इसे रैगुर, कपासी या चरनोजम मृदा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर काली मृदा पाई जाएगी। इसे रेगुर, रेगुर तो हम सब जानते हैं काली मिट्टी को कहा जाता है। कपासी क्यों? क्योंकि कपास बहुत हो रहा है। चरनोजम मृदा भी कहते हैं, इस नाम को याद रखें। मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, चाहे आप मुरैना की बात करें, भिंड की थोड़ी सी बात कर लें, श्योपुर की बात कर लें और ग्वालियर क्षेत्र की बात कर लें, तो दोस्तों यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही जलोढ़ मिट्टी होती है। क्लियर है।
मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रानी कमलावती, टांटिया मामा, मदन महल या गौहर? तो मदन महल पूछेंगे, कहाँ है मदन महल? तो मदन महल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ये जबलपुर में है। चलिए देखते हैं। मार्च 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तीसरा, यह एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होंगी। समझना आप, यहाँ एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होंगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है भोपाल का, ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। और ये किसका नाम बदल के पड़ा है दोस्तों? हबीबगंज का नाम, जो हबीबगंज है रेलवे स्टेशन, उसी को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना दिया गया और बहुत बेहतरीन है, आप लोग कभी देखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्या है कि मध्य प्रदेश देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। देखते हैं। मध्य प्रदेश देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है। मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट 2022-23 के लिए 27,792 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बाल बजट सरकार को शिशु मृत्यु दर और कुपोषण सहित बाल उन्मुख योजनाओं से निपटने में सक्षम बनाएगा। तो कौन बन गया है? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश। क्लियर। महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कटनी, सतना, ग्वालियर, भोपाल? तो इसको आप तुरंत बता देंगे दोस्तों कि इसका आंसर ए है कटनी। कटनी में महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय स्थित है। अब देखते हैं। महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय एक अशासकीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत वर्ष 2009 में कटनी जिले में की गई थी, जहां इसका मुख्यालय स्थित है। वैदिक विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र प्रदेश के जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि पाणिनि, सुनिए ध्यान से, मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस पर प्रश्न आज के समय में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, खास तौर पर संस्कृत पे, इसलिए इस वाली जो लाइन है इसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। पाणिनि कौन थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में। याद भी करते चलिए दोस्तों साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख ही रहे हैं। निगाहें एकदम चील के समान होनी चाहिए, बगुला के समान, है ना। चलिए, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कितनी महिलाएं सांसद चुनी गईं? कब? 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई हैं? 1, 2, 3, 4? 4 जन चुनी गई हैं। अब सुन देखते हैं कौन कौन है। वर्ष 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट जीतने वाली महिलाओं की संख्या 4 है। संध्या राय हैं भिंड से, साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं भोपाल से, हिमाद्री सिंह हैं शहडोल से और रीति पाठक हैं सीधी से। संध्या राय काफी उसमें रही थी बातों में, साध्वी प्रज्ञा सिंह ये भी अक्सर रहती हैं भोपाल से, हिमाद्री सिंह शहडोल और रीति पाठक सीधी। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। एससी के लिए 4 हैं और एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 28 सीटें और कांग्रेस की 1 सीट है। लोकसभा बीजेपी की कितनी? 28 सीटें हैं पूरी, और कांग्रेस के लिए सिर्फ 1 ही सीट है। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? इंदौर, मंदसौर, ग्वालियर या रीवा? तो इंदौर। कहाँ किया गया है दोस्तों? इंदौर। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर जिले में स्थित है। चलिए, इसके अलावा जैव ऊर्जा पार्क रीवा जिले में स्थित है। जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? रीवा जिले में स्थित है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता पार्क स्थित है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 8 जैव विविधता पार्क स्थित है।
8 जैव विविधता पार्क स्थित है। जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके दो फायदे आप लोगों को मिलेंगे। पहला फायदा तो जो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम हेल्पफुल होने वाली हैं, तो वो तो आ ही रही हैं। साथ साथ में फ़ायदा है कि 15 मार्च से दोस्तों जैसे ही पेपर होंगे ना, तो उसका एनालिसिस हम लोग इस पे करवाएंगे, और जिस भी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे उन्हीं टॉपिक पे फिर से वीडियो तुरंत बनाया जाएगा या फिर से क्लास तुरंत ली जाएगी, ताकि आप लोगों के पास में वो प्रश्न ज़्यादा ज़्यादा पहुंच सकें, और यदि आप हमारी ऑडियंस हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सके। क्लियर? तो इस पर पूरा फोकस किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, मध्य प्रदेश के किस अंचल में लकड़बग्घा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड या मध्य भारत? कहाँ किया जाता है दोस्तों? बघेलखंड में। याद रखिएगा, लकड़बग्घा लोक नाट्य। लकड़बग्घा कौन होता है? आप लोग जानते हैं, कुत्ते के समान दिखने वाला एक खतरनाक प्राणी होता है, जंगल का खतरनाक शिकारी है ये। लकड़बग्घा लोक नाट्य विवाह के बाद मंच पर खेला जाता है। इसमें लड़की को लकड़बग्घा उठा ले जाता है। लकड़बग्घा को युवक आकर तीर से घायल करेंगे। घायल लड़कों की लड़की सेवा करती हैं। इस अहेरी और वन्य नाट्य में पशु के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है। अब तो पूरी कहानी ही आप लोग समझ गए हैं ना। लकड़बग्घा आएगा, लड़की को उठा के लेके जाएगा, युवक आएंगे, उस लकड़बग्घे को घायल करेंगे, लड़की की सेवा होगी। तो इस तरीके से पूरा एक फिल्म चित्र बन गई होगी। अब तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं कि ये कहाँ पर होता है? बघेल खंड में। बघेल खंड कौन सा क्षेत्र है? वही रीवा, सतना, ये वाला जो क्षेत्र होता है वो बघेल खंड कहलाता है। क्लियर? बाग देवी का मंदिर किसे समर्पित है? बाग देवी, बाग देवी से आप लोग जानते हैं वाक प्लस देवी बराबर बाग देवी। इसमें कौन सा, एक तरीके से देखा जाए तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। का गा में परिवर्तन हो जाना। और वाग देवी बोलते किसको हैं हम? अपनी जो सरस्वती माँ है उनके लिए बोलते हैं। तो दुर्गा माता, लक्ष्मी, सरस्वती माता, काली माता। चलिए, तो सी इसका सरस्वती माता के लिए समर्पित है ना। चलिए, धार जिले में स्थित वाग देवी का मंदिर सरस्वती माता को समर्पित है। इनका निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज आपको मालूम है कि शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जो हम आज विद्यालय देखते हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत में उन्होंने ही उसकी स्थापना की थी। भोपाल में तालाब का निर्माण भी राजा भोज के ही द्वारा किया गया। ये विद्वानों में श्रेष्ठ थे। इनकी गिनती विद्वानों में भी होती है, महान राजाओं में भी होती है। संस्कृत के बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है, तो राजा भोज को आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, वर्तमान में इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ की प्रतिमा लंदन संग्रहालय में रखी हुई है, ये भी याद रखिएगा। वाग देवी मंदिर में 1305 अलाउद्दीन खिलजी एवं वर्ष 1401 में दिलावर खान ने आक्रमण किया था और मंदिर के प्रवेश का निर्माण करवा दिया। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। यह प्रतिमा दरअसल लंदन संग्रहालय में रखी हुई है, और बाग देवी मंदिर में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी एवं वर्ष 1401 में दिलावर खान ने आक्रमण किया और मंदिर के प्रवेश द्वार पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। कलचूरी वंश की आराध्य देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कलचूरी वंश की बात चल रही है। आराध्य देवी का मंदिर, पहले तो कलचूरी वंश ही आपको याद आना चाहिए कि कलचूरी क्षेत्र क्या है। हथियारगढ़, बहोरी, ग्वालियर, खजुराहो। बताइए, तो हथियागढ़। अब देखिए, कलचूरी वंश की आराध्य देवी त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर जबलपुर में भेड़ाघाट रोड पर हथियागढ़ नामक स्थान पर स्थित है। तो कलचूरी वंश जबलपुर से संबंधित है। जबलपुर को ही कलचूरी कहा जाता है। दरअसल आप लोग अगर देखेंगे तो विंध्य का जो क्षेत्र होता है, यानी जो जबलपुर के नीचे वाला विंध्य का क्षेत्र, वहां पे ऊपर पहुंच जाए तो बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये पूरा एक समय पर जंगल ही जंगल हुआ करता था। ये पूरा क्षेत्र कलचूरी ही कहलाता था। क्लियर? तो कलचूरी वंश की आराध्य देवी त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर जबलपुर के भेड़ाघाट रोड पर हथियागढ़ नामक स्थान पर स्थित है। इनका निर्माण 11वीं सदी में कलचूरी शासक कर्णदेव के द्वारा करवाया गया। इस बात की पुष्टि यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख से होगी या होती है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी स्वयंभू का मतलब होता है खुद जन्म लेना, कहीं से आई नहीं है, अपने आप प्रकट हुई है। इस मंदिर में माता महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। जबलपुर वाले क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो यहाँ देवी जी का वर्चस्व देवताओं की अपेक्षा ज्यादा है। एक तो नर्मदा माता भी है, 64 योगिनी मंदिर भी है, और ये मंदिर जो अभी अभी अपन लोगों ने पढ़ा, जो कि कलचूरी शासक कर्णदेव के द्वारा करवाया गया, उस मंदिर का निर्माण। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर ज्यादा हैं, देवी का ज्यादा एक तरीके से है।
तो अब देखिए उन्होंने बोला कि महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रश्न क्या बोल रहे थे, कलचुरी वंश की आराध्य देवी का मंदिर। तो कलचुरी जैसे ही याद आए तो आपको जबलपुर याद आना चाहिए, और हथियागढ़ यहीं पर भेड़ाघाट के पास में एक जगह है। क्लियर। हनुमान टेकरी मंदिर कहाँ स्थित है, गुना, छतरपुर, अशोकनगर, बैतूल, बताइए। तो यह गुना में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुना में। क्लियर। हनुमान टेकरी मंदिर गुना में स्थित है। यह पहाड़ी पर दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। टेकरी सरकार 7वीं सदी से पहले साधु संतों की तपोभूमि केंद्र था। छतरपुर, बागेश्वर धाम, बालाजी हनुमान मंदिर। अशोकनगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा 108 फीट है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो अशोकनगर में है, 108 फीट। बैतूल में बालाजीपुरम मंदिर है। कौन सा, बालाजीपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा महल निवाड़ी में स्थित नहीं है, कौन सा महल निवाड़ी में स्थित नहीं है, हाथी साव महल, सुपरी साव महल, सैलाना महल या पालकी महल। तो याद रखिए सैलाना महल वहां पर स्थित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। निवाड़ी जिले में हाथी साव महल, सुपरी साव महल, पालकी महल, सुंदर शाह महल, तपो जी की हवेली, नैनो जी की हवेली, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल स्थित है। जबकि रतलाम में क्राउन और सैलाना महल स्थित है। रतलाम में क्राउन और सैलाना महल स्थित है। क्लियर। राव रतन का महल किस जिले में स्थित है, राव रतन का महल किस जिले में स्थित है, धार, बुरहानपुर, छतरपुर, इंदौर। राव रतन का महल किस जिले में स्थित है, तो धार में है, बुरहानपुर में है, छतरपुर में है, इंदौर में है दोस्तों। तो यह बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर के बारे में देखते हैं दोस्तों। राव रतन महल बुरहानपुर, दुबेला का महल छतरपुर, सुमरावाल का महल धार और राजवाड़ा महल लालबाग पैलेस इंदौर। क्लियर। अब देखिए राव रतन महल जो है बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में आप लोगों ने देखा होगा या सुन रखा होगा, जो मुमताज थी उनकी पहले कब्र बुरहानपुर में ही थी, बाद में उनको आगरा ले जाया गया। वही मुमताज जिनके लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, है ना। किस किले का मदार दरवाजा प्रसिद्ध है, किस किले का मदार दरवाजा प्रसिद्ध है, ग्वालियर का किला, दतिया का किला, अटेर का किला, असीरगढ़ का किला, बताइए। असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, इसको इसका जो मदार दरवाजा है वह प्रसिद्ध है। असीरगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों, ये भी बुरहानपुर में ही है। इसको दक्षिण भारत की कुंजी भी कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी असीरगढ़ है। क्लियर। असीरगढ़ का किला स्थान है बुरहानपुर। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में अहीर राजा आसा के द्वारा करवाया गया। यह पश्चिमी सतपुड़ा राजपीपला की असीरगढ़ पहाड़ियों पर नर्मदा ताप्ती बेसिन के मध्य बुरहानपुर के दर्रे के निकट स्थित है। उपनाम है दक्षिण भारत की कुंजी, कलोद ए दक्कन भी कहते हैं, ये आते हैं सीधे। क्लियर क्लियर। कलोद ए दक्कन दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, बाबा ए दक्कन भी कहेंगे, याद रखिएगा। बाबा ए दक्कन, कलोद ए दक्कन। प्रमुख मंदिर यहाँ पर देखा जाए तो आशा देवी का मंदिर एवं प्राचीन महादेव का मंदिर काले पत्थर से निर्मित स्थित है। प्रमुख मकबरा अगर देखा जाए तो हजरत नोमान का मकबरा, मुमताज की प्रारंभिक कब्र आदि। देखिए मैंने बताया था मुमताज की प्रारंभिक कब्र। प्रमुख दरवाजा यदि देखा जाए तो मदार दरवाजा, कौन सा, मदार दरवाजा। बलदेवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, निवाड़ी, टीकमगढ़, कटनी, उमरिया। बलदेवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, निवाड़ी, टीकमगढ़, कटनी या उमरिया। तो कहां पर है, टीकमगढ़ में स्थित है ना। अब देख लेते हैं व्याख्या। बलदेवगढ़ का किला, यह किला टीकमगढ़ की बलदेवगढ़ तहसील में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा विक्रमजीत सिंह ने युद्ध सामग्री के भंडारण के लिए करवाया था। महाराजा ने इस किले को जल दुर्ग में परिवर्तित कर इसके तीन ओर ग्वाल सागर, जुगल सागर, धर्म सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस किले में इतिहास में केवल एक बार ही चली तोप गर्भ गिरावन स्थित है। याद रखिएगा, गर्भ गिरावन स्थित है, जिसकी गर्जना से कई महिलाओं का गर्भपात हो गया था। कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए इस किले में इतिहास में केवल एक बार ही चली तोप गर्भ गिरावन, जिसकी मात्र गर्जना से ही महिलाओं का गर्भपात हो गया था।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की प्रजाति कौन सी है? कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, महासीर। ये तो आप बता देंगे, ये है महासीर। व्याख्या, मध्य प्रदेश में मछली की प्रमुख प्रजातियां कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रॉस कॉर्प, महासीर, यही राजकीय मछली है। रोहू, टीना, मृगल एवं कतला आदि हैं। रोहू और कतला ये सब है ना। चलिए, मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहा जाता है? गाव लाव गाय, महाशीर मछली, कड़कनाथ मुर्गा या बारह सिंगा? बताइए। कड़कनाथ मुर्गा। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी अपन ने देखा था ना दोस्तों, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? आप लोगों को मालूम है, जो जीआई टैग है दोस्तों, 10 वर्षों के लिए दे दिया जाता है। कब से चालू हुआ था? ये चालू हुआ था 1991 से। स्टार्ट फिर कब से होने लगा? 1993 से, है ना। ये जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में देसी नस्ल की श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, असील एवं विदेशी नस्ल के व्हाइट लेग हॉर्न, रोड आइलैंड मुर्गी की प्रजातियां हैं। राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश परिवहन नीति बनाने वाला प्रथम राज्य है। 2010, याद रखिएगा, 2010। इस नीति के प्रमुख बिंदु हैं: सार्वजनिक परिवहन बसों को प्रोत्साहन, माल वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदेश के मार्गों का विकास एवं निर्माण, खुली परमिट व्यवस्था, परमिट शर्तों का पालन करना, ग्रामीण क्षेत्र में यात्री परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना। क्लियर? ये कब है? 2010। इसकी जो 2010 है वो जरूर आप लोग याद रखें। अब आते हैं, चलिए, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? वर्ष 1950, वर्ष 1962, वर्ष 2004, वर्ष 2022। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1962 में। मध्य प्रदेश में सड़क यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम 1950 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1962 में की गई। दोस्तों, कब की गई? 1962। सीधा सीधा प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1962 में। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को वर्ष 2004 में बंद कर दिया गया। समझिए, 2004 में बंद कर दिया गया। इसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और अब निजी बस प्रबंधकों के द्वारा अनुबंध पर यानी बॉन्ड के आधार पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से किसे राज्य परिवहन की जीवन रेखा माना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय व राज्य मार्ग, जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग? किसे राज्य परिवहन की जीवन रेखा माना जाता है? बताइए। तो प्रांतीय या राज्य मार्ग को, प्रांतीय या राज्य मार्ग को। क्लियर? चलिए, प्रांतीय राजमार्ग देखते हैं। इनकी वर्तमान लंबाई लगभग 11,389 किलोमीटर है। कितनी है? 11,389। राज्य के स्वामित्व की सबसे प्रमुख सड़कें हैं प्रांतीय मार्ग। प्रांतीय राजमार्गों की कुल संख्या है 48। 48 भूलिएगा नहीं। एक से दूसरे जिले में प्रवेश करने हेतु प्रांतीय मार्गों का जाल बिछाया जाता है। प्रदेश के भीतर आवागमन यानी उद्योग, व्यापार या अन्य कार्य सर्वाधिक रूप से प्रांतीय मार्गों से ही होता है, अतः इन्हें राज्य परिवहन की जीवन रेखा माना जाता है। तो याद रखिएगा, प्रांतीय या राज्य मार्ग को राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहेंगे। कस्टमर सेटिस्फिकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अच्छी सुविधा प्रदान करने के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है? देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट, महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट, राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। तो कौन सा है दोस्तों? बताइए। राजा भोज एयरपोर्ट। कौन सा है? राजा भोज एयरपोर्ट। क्लियर? व्याख्या देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फिकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार उदयपुर राजस्थान एयरपोर्ट के बाद राजा भोज एयरपोर्ट अच्छी सुविधा देने के मामले में देश के 56 हवाई अड्डों में दूसरे स्थान पर है। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है। इसे इस रैंकिंग में 4.98/5 अंक प्राप्त हुए हैं। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। राजा छत्रसाल एयरपोर्ट खजुराहो में है।
कहाँ पर है? खजुराहो में है। रानी दुर्गावती हवाई अड्डा डुमना जबलपुर में है। कहाँ है? डुमना जबलपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? रीवा में, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहाँ है? डुमना जबलपुर। कभी कभार डुमना आ जाता है दोस्तों, तो गलती मत करिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है? अब समझिए, जो सौर ऊर्जा से संचालित है दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर, राजा भोज, राजमाता विजयराजे सिंधिया या महाराजा छत्रसाल। तो कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर। कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर। व्याख्या: देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर में है। यह मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट भी है ये, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट, एक तरीके से देखा जाए सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट भी यही है। मध्य प्रदेश में सड़कों का औसत राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है, अधिक है, बराबर है, ज्ञात नहीं। मध्य प्रदेश में सड़कों का औसत राष्ट्रीय औसत से क्या है? तो कम है। व्याख्या: मध्य प्रदेश में सड़कों का औसत 38 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में सड़कों का औसत 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक औसत घनत्व सतना में है। कहाँ पर है दोस्तों? सतना में है। क्लियर? मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लाडली लक्ष्मी पथ बनाए जा रहे हैं? 10, 15, 25, 52। 52। मध्य प्रदेश में कितने जिलों में लाडली लक्ष्मी पथ बनाए जा रहे हैं? 52। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लाडली लक्ष्मी पथ बनाए जाने की घोषणा की। लाडली लक्ष्मी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में आई। सुनते सुनते जाइएगा, कितने प्रश्न निकल रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 8 मई 2022। लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में इंदौर प्रदेश में अव्वल है। क्लियर? 8 मई को मनाया जाता है लाडली लक्ष्मी दिवस। योजना 2007 में आ रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में इंदौर प्रदेश में नंबर 1 पर आता है। क्लियर? नियोगो, नियोगो NUGO ब्रांड के द्वारा भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक बस सर्विस मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य चलाई जा रही है? इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर, इंदौर खंडवा, इंदौर उज्जैन। तो यह इंदौर और भोपाल के मध्य चलाई जा रही है। व्याख्या देख लेते हैं। नियोगो ब्रांड के द्वारा भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस भोपाल इंदौर के बीच चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पहली पिंक बस इंदौर में चलाई गई। मध्य प्रदेश में पहली पिंक बस इंदौर में चलाई गई। मध्य प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर रितु नरवले हैं। कौन है? रितु नरवले। प्रश्न आ रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, रितु नरवले। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पन्ना, दमोह, निवाड़ी, रतलाम में। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगऊ अभ्यारण्य, तो यह पन्ना में स्थित है। कहाँ पर है? पन्ना में स्थित है। पन्ना अभ्यारण्य, पन्ना में देखिए गंगऊ अभ्यारण्य, कैन घड़ियाल। दमोह में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य हो गया। निवाड़ी में ओरछा अभ्यारण्य हो गया। और रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य हो गया। कौन सा हो गया? सैलाना अभ्यारण्य। क्लियर? चलिए, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 3, 4, 5, 6। कितने प्रकार की मिट्टी है बताइए? 5 प्रकार की मिट्टी होती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, या पाई जाती है। मिट्टी भूपर्पटी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। क्लियर? चलिए, चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल के अतिरिक्त अन्य किस जीव को संरक्षण प्राप्त है? डॉल्फिन, कछुआ, ऊद बिलाव, उपर्युक्त सभी। तो सभी को याद रखिएगा। चंबल अभ्यारण्य 1978 मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र। इसके अतिरिक्त यहाँ डॉल्फिन, कछुआ एवं ऊद बिलाव को संरक्षण प्राप्त है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किसमें नेशनल जियोग्राफिक की पुरस्कार विजेता फिल्म लैंड ऑफ द टाइगर शूट की गई थी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। लैंड ऑफ द टाइगर्स, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसी को कहा जाता है। एमरोल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को
अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया था, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। जगनिक का पूरा नाम क्या है? जगनिक राव, जगनिक दत्त, जगनिक राय, जगनिक सिंह। तो इनका सही नाम था दोस्तों जगनिक राव। जगनिक दरअसल देखा जाए तो चंदेल शासक परमारदी देवी के दरबार के कवि थे। इन्होंने परमाल रासु और आलाखंड की रचना की है। आलाखंड की भाषा है बनाफरी। यह वीर रस प्रधान है एवं दुनिया की सबसे लंबी लोक गाथा है। इसमें आला उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कितनी? 52 लड़ाइयों का। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इंदौर जिले से किस उत्पाद को चुना गया है? यानी इंदौर से किस उत्पाद को चुना गया है? तुअर की दाल है, चना है, आलू है, अदरक है, बताइए। आलू को चुना गया है। किसको? आलू को। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इंदौर जिले से महू क्षेत्र में उत्पादित शुगर फ्री आलू का चयन किया है। किसका? शुगर फ्री आलू का चयन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। लगभग में अपन ने इसमें जो प्रश्न है वो 250 से ऊपर पहुंच गए होंगे, यानी एक प्रश्न से वैसे भी 5-5, 6-6 जानकारियां अपन को मिली हैं। तो इनको आप जहां 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी क्लास में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर